उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है आपके पास पेप्टाइड्स का। अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, देखो क्लासिफिकेशन में जनरली क्या होता है, अगर आपने जैसे इस तरीके की लिंकेज बनाई है यहाँ पे, अगर आपके मॉलिक्यूल में एक लिंकेज ये बन रही है और एक और मॉलिक्यूल आपने ऐड कर रखा है, तो अगर इस तरीके की दो लिंकेज आ रही है यानी कि दो पेप्टाइड बॉन्ड आ रहे हैं, तो आप बोलोगे उसको वो क्या है, डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर तीन तरीके की लिंकेज आ रही है दैट मीन्स वो है ट्राई, अगर चार है तो आप बोलोगे टेट्रा, और अगर तीन या चार उन सबसे ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, पॉलीपेप्टाइड। तो ये इसका क्लासिफिकेशन होता है, आप डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड में इसको क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। तो अगर अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड शो करना हो जनरल, तो उसके लिए आप इस तरीके से शो करोगे। देखो जो अमीनो एसिड्स हम लिखते हैं ना जनरली ज्विटरायन की फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है। तो ये जैसे पेप्टाइड बॉन्ड है आपके पास, तो यहाँ पे ये एन है यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपकी पेप्टाइड लिंकेज है वो कितनी भी हो सकती है नंबर में, उसके बाद वही NHCO वाला कर देना। तो ये इसका क्लासिफिकेशन होता है कि किस बेसिस पे जो पेप्टाइड के नंबर हैं उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उनको क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो रिपीटिंग चेन है पॉलीपेप्टाइड में, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो वो इस तरीके की होगी, NH CHR CO, या आगे फिर से NH होगा, तो वो तो रिपीट ही हो गया। तो रिपीटिंग यूनिट ये होती है जनरली। तो जब आप इस पेप्टाइड लिंकेज को देखोगे, तो अब यहाँ पे क्या है, ये ज्विटरायन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो जनरली ये इस तरीके से होता है, NH+3 CHR COO नेगेटिव, क्योंकि इसी से तो ये बनता है हमारे पास पेप्टाइड। तो होता क्या है जनरली, जो भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा या फिर जो भी आपकी पेप्टाइड यूनिट है, उसमें क्या होता है, एक फ्री NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है और एक फ्री कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इन अमीनो एसिड्स की जब हम नेमिंग करते हैं पेप्टाइड की फॉर्म में, तो इनको बोलते हैं, जहाँ पे अगर NH+3 ग्रुप फ्री हो ना और ये किसी से बाइंड हो, तो उसको बोला जाता है ये एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स बोलते हैं इसको। अगर ये कार्बोनिल वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, ये फ्री हो वहाँ पे, और NH3+ किसी से बाइंड हो रखा हो या फिर रिएक्ट कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इस तरीके से मैंने कोई बॉन्ड दे दिया, जैसे ये दे दिया आपको मैंने H3N पॉजिटिव CH2CO NH, ठीक है, CONH2, ये कोई लिंकेज दे दी यहाँ पे, आगे इसको NHCH और बढ़ा दिया। ठीक है। और जो CO है लास्ट में उसको मैंने COL लिख दिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए किस तरीके का अमीनो एसिड है, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ H3N पॉजिटिव वाली साइड फ्री है, जबकि जो कार्बोनिल वाला है वो बाइंड हो चुका है किसी के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपके पास क्या है, एन टर्मिनल वाला रेजिड्यू है, यानी कि एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स है। बताओ समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? हाँ जी, आ रहा है क्या कुछ समझ में? उसके बाद क्या है, अब हमें इनका करना है नोमेनक्लेचर। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने दो अमीनो एसिड्स ले रखे हैं, एक आपने ग्लाइसिन ले रखा है और एक एलानिन ले रखा है। तो पहले तो इनका पेप्टाइड बॉन्ड बनाओ। अब जैसे ये है आपके पास H3N पॉजिटिव CH2, और ये क्या होता है COH, ये ग्लाइसिन होता है आपके पास। एलानिन क्या है, ये आप लोगों को अब याद होने चाहिए। ठीक है। ग्लाइसिन क्या होता है आपके पास, H3N पॉजिटिव, यहाँ पे CH और यहाँ पे शायद CH3 ग्रुप होता है, और ये होता है आपके पास COH, ये होता है आपके पास। तो करना क्या है आपको, जो इसका OH है और इसका H है, इसको रिमूव कर दो, तो ये जो लिंकेज बच गई ये बन गया आपके पास CONH लिंकेज। तो आप सिंपल इसको डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दो, CONH लिंकेज बन गया आपके पास, ये बन गया ग्लाइसिन और एलानिन। अब हमें इनकी क्या देखनी है, नेमिंग। तो जब भी आप नेमिंग करते हो तो किस तरीके से करोगे, आप दो मॉलिक्यूल आपके पास ग्लाइसिन और एलानिन, ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या करनी है, नेमिंग हमेशा शुरू होगी एन टर्मिनल से। ठीक है, यानी कि जिसका एन टर्मिनल आपको पहले शो होगा वहां से नेमिंग शुरू होगी। तो इसमें की नेमिंग कैसे, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है मॉलिक्यूल आपका, तो इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे, पहले आपके पास ग्लाइसिन है तो इसको कैपिटल लेटर में लिखना आपने, GLY। उसके बाद क्या है, एलानिन है, तो यहाँ पे डैश लगाओ और उसके बाद लिखो ALA। तो ये इसका नोमेनक्लेचर होता है, इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। बताओ क्लियर है ये वाली बात आपको? उसके बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट आता है इसका ज्योमेट्री। जो भी आपके पास पेप्टाइड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, तो जनरली आपने ये देखा होगा CONH, ये बॉन्ड बनता है, आगे रिपीटिंग यूनिट होती है।
तो जनरली यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो जनरली ये प्लेनर स्ट्रक्चर को शो करता है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है पेप्टाइड का, वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, ठीक है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर होता है प्रेजेंट, तो ये क्या करता है, रेजोनेंस में चला जाता है, और ये इस तरीके का क्या करता है, स्ट्रक्चर भी शो करता है, रेजोनेंस। तो कहने का मतलब ये है कि सी एन जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड नहीं होता है यहाँ पे, उसमें कुछ परसेंट डबल बॉन्ड करेक्टर भी पाया जाता है, 50% के अराउंड इस पे डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो ज्योमेट्री में सिर्फ आपको इतना सब करना है। बताओ, क्लियर है आपको ये वाली बात? हाँ जी, समझ में आ रहा है सबको? उसके उसके बाद होता है आपके पास सिंथेसिस। आपको क्या करना है, पेप्टाइड की सिंथेसिस करनी है फ्रॉम अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले दो तरीके के मेथड है इसमें, एक तो आपका क्लासिकल मेथड है, ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड फेज सिंथेसिस वाला। तो पहले हमें क्लासिकल मेथड स्टडी करना है, फिर उसमें क्या होती है, कुछ डिफिकल्टी होती है, फिर हम किस पे मूव करते हैं, अपने सॉलिड फेस वाले मेथड पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लासिकल मेथड में क्या डिफिकल्टी थी, वहाँ पे क्या करना होता है। तो जब हमने क्लासिकल मेथड स्टडी किया तो वहाँ पे ये बताया गया कि जब भी आपको पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो आपने दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल लेने हैं, सिंपल, ठीक है। जब आप दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल लेते हो और उसमें क्या करते हो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हो, वाटर का मॉलिक्यूल जब रिमूव करते हो तो आपके पास होती है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है। बट ये जो प्रोसेस होता है, सिंपली आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव करना है, तो ये प्रोसेस जो है एक एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये वाला क्या है, एक इसमें डिफिकल्टी है। उसके बाद सेकंड क्या करते हैं, जब एक बार आपने एंडो प्रोसेस करके एनर्जी दी है, तो सेकंड जो क्या है, सेकंड स्टेज पे क्या करते हैं, जब एक्चुअली आप रिएक्शन कैरिड आउट कराते हो, तो जैसे ये है आपके पास H2N CHR COOH, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो अगर आप डायरेक्ट दो अमीनो एसिड लेते हो, ठीक है, और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हो, तो आपका प्रोसेस होता है एंडो, यानी कि आपको काफी हीट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इस चीज को फॉलो करना इजी नहीं है। तो दूसरा एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या सोचा साइंटिस्ट ने, कि इसको किस तरीके से कराते हैं, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो थोड़ी सी कम देनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, जो सेकंड स्टेप या जो सेकंड प्रोसीजर फॉलो करके देखा, उसमें क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, ठीक है। तो एक्टिवेट किया तो उससे क्या होता है आपके पास, जैसे एक्टिवेट करते हैं हम इस तरीके से मॉलिक्यूल से, जैसे COCl2 ले लिया, PCl5 ले लिया, तो ये क्या करते हैं, COOH ग्रुप को Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था, पहले सिंपल ये कैरिड आउट करके देखा था कि दो अमीनो एसिड्स में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया और अपने पेप्टाइड चेंज बना ली। लेकिन क्या हुआ, उसमें जो प्रोसेस होता है वो एंडो होती है, काफी अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये वाला स्टेप फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट से क्या हो गया, अब जैसे ये COCl ग्रुप बन गया तो एनर्जी जो है थोड़ी सी वो कम लगेगी। उसके बाद जब आप एक्टिवेट कर लोगे, जैसे COCl में कन्वर्ट कर लिया, फिर आप इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकते हो, H2NCHRCOH। अब ये क्या करेगा, ये Cl चला जाएगा और ये H चला जाएगा, तो आपके पास क्या होगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। बट जब आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब कोई भी अमीनो एसिड आपने कोई भी चेन बना ली, ठीक है, H2N COO NH CHR, इस तरीके से, मतलब लास्ट में COH आ गया और यहाँ पे H2N है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, ठीक है। उस डिफिकल्टी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं एलानिन और ग्लाइसिन मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो इसको पहले हम वन बाय वन करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमें किस तरीके की डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आपने फॉर एग्जांपल एलानिन और ग्लाइसिन दोनों के ही मॉलिक्यूल ले लिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो एलानिन है, एलानिन वाला ग्रुप है, उसको हमने एक्टिवेट करा दी, यानी कि उसकी हमने क्या करा दी, SOCl2 ले लो आप चाहे, ठीक है, या फिर कोई और ऐसे ग्रुप ले लो जिससे आप क्या कर सकते हो, उसमें एक्टिव कर सकते हो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो आपने SOCl2 ही ले लिया मान लो, तो ये एलानिन क्या होता है, पहले देखो CH H2N CH CH3 होता है यहाँ पे, COOH होता है यहाँ पे,
तो जब SOCl2 से रिएक्ट करा दोगे तो आपके पास बन जाएगा Cl, तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इस मॉलिक्यूल का क्या करना है, आपने नेक्स्ट ग्लाइसिन से रिएक्शन करानी है। ग्लाइसिन से रिएक्शन कराओगे तो आपकी जो उसका NH2 ग्रुप का H है वो और ये Cl निकल जाए और आपका प्रोडक्ट बन जाए। ये वाली बात तो सही है कि ग्लाइसिन के नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके HCl को रिमूव कर देगा, बट एक और डिफिकल्टी आती है इस प्रोसेस में कि ये खुद के भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी कि एलानिन मॉलिक्यूल अकेला तो प्रेजेंट नहीं होगा, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, तो कुछ अमाउंट तो उसकी एक्टिवेटेड हो गई जिसने क्लोराइड को कन्वर्ट कर लिया, लेकिन कुछ अमाउंट एज इट इज रह गई। तो जो क्लोराइड वाला ग्रुप बचा बना है आपके पास, ये दोनों तरह से रिएक्ट कर सकता है, नेक्स्ट वाले ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और खुद के ही एलानिन मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो आपके पास एलानिन एलानिन बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन और एलानिन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिफिकल्टी फिर से आ गई इस प्रोसेस में कि आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल गया और जो ये ग्लाइसिन एलानिन हमें ओरिजिनली चाहिए था, इसकी अमाउंट या फिर आप बोल सकते हो यील्ड भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक डिफिकल्टी आती है अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन कर दे तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद एक और डिफिकल्टी जो है थी अब हमारे पास, वो ये थी कि जैसे ये COCl वाला आपके पास एलानिन था, ठीक है, इसने ग्लाइसिन वाले के साथ तो रिएक्ट किया, चलो ये तो हमारा प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन इसने क्या किया, खुद वाले से भी कर दिया। तो हम खुद वाले से इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, अगर जो एलानिन है हमारे पास ऑलरेडी ये था H3NCHR COOH, ओरिजिनली तो यही एलानिन था ना, और ये इसका था क्लोराइड वाला जो बना था H3NCHCH3, ये वाला था आपके पास। तो ये जो क्लोराइड वाला है इसने ग्लाइसिन वाले से रिएक्ट करके तो अपना एक प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन इस एलानिन ने खुद वाले से भी रिएक्ट कर सकता है, तो उस चीज को स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका अमीनो ग्रुप है इसको भी क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। अगर इसको प्रोटेक्ट कर देंगे ये क्लोराइड बनाने से पहले ही, तो क्या होगा, अब ये जो अमीनो ग्रुप है ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा दोबारा, ये सिर्फ क्या करेगा, फिर एलानिन जो है हमारा ग्लाइसिन से ही रिएक्ट करेगा। इसलिए जो हम स्टेप फॉलो करते हैं उसको किस तरीके से फॉलो करते हैं, देखो, अब एलानिन और ग्लाइसिन का फॉर्मेशन करना है तो इसमें हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो अब हम देखते हैं कि स्टेप कैसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, यानी कि जो आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, उसको फर्स्ट में क्या करो, सबसे पहले वहाँ के अमीनो ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करो, उसके बाद उस जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको एक्टिवेट करो। तो पहला स्टेप जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, आपने क्या करना है, अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास अब प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप करना है, तो अमीनो ग्रुप को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, देखो ये NH2 होता है ना, तो आपको इस ग्रुप को बाइंड करना है, तो आपको पता है एसिटाइलिक ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं CH3COL या फिर एनहाइड्राइड, ये ग्रुप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली बाइंड कर सकते हैं, इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब ये इसके साथ प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री हो जाएगा और उसको हम बाद में क्लोरीनेशन से क्या कर देंगे, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये स्टेप फॉलो होते हैं आपके पास। तो नंबर 1 स्टेप मैं करके दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप को के लिए जो हमने यूज किया है यहाँ पे रिएजेंट, वो है आपके पास बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनेट C6H5CH2OCOCl। ये भी उसी तरीके से है जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है या फिर एसिड क्लोराइड है, ये भी आपके पास क्या है, ये रिएजेंट काफी अच्छा होता है इसलिए ये यूज किया जाता है प्रोटीन्स के केस में जनरली। तो इसको क्या करना है, एलानिन से या फिर ग्लाइसिन से ट्रीट कराएंगे हम, H3NCH2COO नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, जो ये वाली स्टेज है आपकी H3N वाली है इसके साथ ये बाइंड हो जाएगा, तो Cl यहाँ से हट जाएगा, ये बन जाएगा C6H5CH2OCO NH बन जाएगा यहाँ पे, और ये बाकी एज इट इज रहेगा। ये बन गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप एलानिन को लोगे, एलानिन को क्या करोगे, आपने एक्टिवेट करना है आपके पास, तो इसको क्या करोगे, आप एक्टिवेट कर दोगे। जो ग्लाइसिन है आपके पास, सॉरी ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है, तो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है इसको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में एक्टिवेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक्टिवेट कर दोगे। तो एक्टिवेशन में क्या है, जो आपके पास ये पहले मॉलिक्यूल बना था C6H5CH2OCONH और यहाँ पे COOH बना था, तो जब आप इसको एक्टिवेट कर दोगे तो ये सिंपल आपका Cl बन जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है ये बना है आपके पास एसिड क्लोराइड ऑफ एन बेंजाइलोक्सी कार्बोनेट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन वाला मॉलिक्यूल बना है। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अब बनानी है आपने पेप्टाइड लिंकेज। अब आपका एक ग्लाइसिन मॉलिक्यूल बन गया है,
ठीक है, यहाँ का NH भी आपका प्रोटेक्ट हो चुका है और COCl भी। तो आप सिंपल एलानिन वाला मोलिक्यूल लोगे, जैसे ये आपका एनालिन वाला मोलिक्यूल है, ये क्या होता है CH और COOH। तो अब आप जो रिएक्शन चाहते हो इसका Cl और H ये ग्रुप, तो ये सिंपल आपके यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH ये वाली लिंकेज फॉर्म हो जाएगी। अब जब ये आपकी लिंकेज फॉर्म हो जाए तो उसके बाद